देखिए अब हम लोग जो इन्वेंट्री के अंदर जो पहला एग्जांपल था, तो पहला एग्जांपल को जब हम लोग लगाया, तो अब उस एग्जांपल का प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमारा दो पक्ष होता है, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। आय और व्यय जितनी विवरणी होती है आय और व्यय की, अब उस विवरणी को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है परचेज, जब डेबिट साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उसको भी लिख देंगे, बट हमारा वो चीज है नहीं तो उसको छोड़ दिए। फिर इसके बाद इनकम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हमारा होता है क्रेडिट की तरफ, इनकम की तरफ। अब हम लोग जितनी वैल्यू, जैसे परचेस किया मैंने, तो टोटल कितना परचेस किया, जैसे हमने पीस के माध्यम से परचेस किया ना, नोकिया मोबाइल खरीदा 20 पीस, तो 20 पीस का जैसे अब और सैमसंग मोबाइल है तो उसका हमने टोटल कैलकुलेट किया, तो हमारा टोटल कितना आया 1,30,000। और टोटल जब उसको मैंने बेचा तो 1,35,000 रुपये में बेच दिया। डायरेक्ट जो खर्च किया हमने 200 रुपया डायरेक्ट खर्च किया। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है कि जो आपका वस्तु क्रय किया होता है उसमें से जितना आपका बिक जाता है और बेचने के बाद जो प्रोडक्ट आपका बचा रहता है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। जिस तरह से आपने 20 पीस खरीदा है, 20 पीस में आपने 18 पीस बेच दिया, तो आपका 2 पीस जो बच रहा है, तो 2 पीस की वैल्यू क्या होगी, तो एक पीस का दाम 3500 रुपया है, तो 2 पीस का दाम 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ हूँ, तो यहाँ पे 3500 गुणे 2 कर दिया तो 7,000 हो गया। और सैमसंग का एक पीस का दाम 4,000 रुपया है, तो यहाँ पर एक का गुणा कर दिया तो 4,000। अब दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 11,000 रुपया हो गया। अब यह 11,000 रुपया आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक, अब वह जो क्लोजिंग स्टॉक होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब यहां से इसको माइनस करते हैं, तो 1,35,000 में से इसको माइनस किया है 1,30,000 को, तो आपका बचा 5,000 बचेगा ना। 5,000 में से 200 रुपये को माइनस किया तो कितना बचा, 4,800 रुपया बचा। अब 4,800 रुपये में 4,800 में क्या किया मैंने, 11,000 को जोड़ दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वस्तु जो बचा रहता है उसको ऐड कर देते हैं। तो जब उसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो गया 15,800। अब यह जो 15,800 रुपया होता है यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब यह ग्रॉस प्रॉफिट 15,800 रुपया क्रेडिट साइड के लिए होगा। नेट प्रॉफिट के लिए करते क्या है कि अब कोई हमारा वैल्यू है नहीं, तो यही 15,800 रुपया जो होता है यही हमारी नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली विवरण निकालते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब हम लोग दूसरा विवरण तैयार करते हैं। ये पहली विवरण हो गई, ये दूसरी विवरण बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें भी दो बॉक्स होते हैं। एक तरफ आपका होता है लायबिलिटीज और दूसरा आपका होता है एसेट्स। एक तरफ आपकी संपत्ति होती है, दूसरा और एक तरफ आपका दायित्व होता है। तो जितना आप एक्सपेंसेस करते हैं, पहला हमारा होता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, तो हमने पूंजी कितना लगाया था 1,00,000 रुपया, हमने पूंजी लगाया था 1,00,000। फिर इसके बाद हमारा होता है लोन लायबिलिटीज। तो लोन लायबिलिटीज तो हमारा कुछ है नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। फिर होता है करेंट लायबिलिटीज, यह भी नहीं होता है, इसको खाली छोड़ देंगे।
फिर इसके बाद हमारा होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा 15,800 रुपया है। अब 15,800 रुपया अब यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं हम लोग। जब टोटल करेंगे तो 0,0,8,5,1,1। अब यहाँ पे जो टोटल हमारा हो गया 1,15,800। अब यही आपका करंट एसेट्स, अब यही 1,15,800 रुपया हो जाता है। यही टोटल में आपका यहाँ पर लिख दिया जाता है 1,15,800। ठीक, ये आपका बैलेंस शीट निकल जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं तीसरी विवरणी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस से 3 पक्ष होते हैं। एक हमारा होता है पार्टिकुलर नेम, फिर अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर, डेबिट और क्रेडिट। ये हमारे 3 पक्ष होते हैं। अब यहाँ पे तीनों पक्षों को क्या करते हैं हम लोग दर्शा देते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या है हमारा 1,00,000 रुपया कैपिटल अकाउंट है, तो हमने पूंजी इन्वेस्ट किया, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्रेडिट में होता है 1,00,000। डेबिट वाला पक्ष खाली कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हमारा कितना है 1,15,800। तो 1,15,800 रुपया यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है। अब 1,15,800 रुपया में से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तब जाकर के यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स लिखा जाएगा। तो अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो एक तो आपका हो जाएगा 800 रुपया, ऐसे हो जाएगा 15 में से 1 गया, यहाँ पे 4 0 और 1, 1,04,800। ये आपका पक्ष खाली हो जाता है। तीसरा हमारा होता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज खाली है। फिर इसके बाद परचेज अकाउंट टोटल हमारा कितना है 1,30,000। अब 1,30,000 हम उसको यहाँ पर रख लेंगे, ये वाला खाली कर देंगे। फिर चौथा विवरणी हमारा होगा सेल्स अकाउंट कितना है 1,35,000। अब इसमें खाली करके अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 1,35,000 होगा ना। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा 5वां स्टेप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 200, ये हमारा खाली हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप विवरणी तैयार कर लोगे। अब हमारे विवरणी में कुछ भी छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। अब इन दोनों पक्षों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब दोनों पक्ष को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 5 3 2, 2,35,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ेंगे 0 0 8 2 10 को 0 4 4 और 5 3 2, दोनों पक्ष बराबर हमारा आ गया। जितना हमारा डेबिट का पक्ष है उतना ही हमारा क्या है क्रेडिट का पक्ष है। तो दोनों पक्ष जितना आपका क्रेडिट होगा उतना ही आपका डेबिट होगा। दोनों पक्ष आपके हमेशा क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक पहला एग्जाम्पल की पूरी विवरणी को मैंने खत्म कर दिया, ठीक है।